प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पिछले क्लास में हमने चुंबक से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं पढ़े थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 12th फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या वीडियो के अंत में भी आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप फिजिक्स के सभी वीडियो देख सकते हैं। और इस चैनल पर मैं 12th फिजिक्स का, 12th मैथ्स का और 10th मैथ्स पढ़ाता हूँ। तीनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। 10th मैथ्स के प्लेलिस्ट में सिर्फ आपको 10th के मैथ्स का वीडियो मिलेगा। फिजिक्स 12th के प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ फिजिक्स के सभी वीडियो मिलेंगे, और 12th का जो मैथ्स है उसमें भी आपको क्या होगा, मैथ्स के सभी वीडियो मिलेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक, तो द्विध्रुव आघूर्ण, इससे तो आप बहुत पहले ही परिचित हैं, क्योंकि हम द्विध्रुव आघूर्ण बहुत चीज़ में निकाल चुके हैं। एक तो चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, और अभी अभी हम इसमें भी पढ़े हैं लूप के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो वही द्विध्रुव आघूर्ण हमें क्या करना है, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन के कारण भी हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन अर्थात हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं या नॉर्मली जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, असंख्य परमाणुओं से मिलके बना होता है। जैसे कि ये मान लीजिए आपका क्या है, एक परमाणु है। ठीक, इतने यहाँ पे भी परमाणु, ये परमाणु है, परमाणु है, परमाणु है, और इस पूरे परमाणु को मिलाकर क्या बनता है, एक अणु बनता है। क्या बनता है, एक अणु बनता है। मतलब परमाणु से मिलके क्या बना होता है, अणु बना होता है। ठीक, अब परमाणु के अंदर में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये क्या है, यहाँ पे समझिए नाभिक है। ठीक, तो परमाणु का जो नाभिक होता है वो क्या होता है, धन आवेशित होता है, और उसके चारों ओर, ठीक, परमाणु का नाभिक धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों ओर वृत्तीय कक्ष में क्या करता है, वो परिक्रमा लगाता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक, जिस तरह से ग्रह आप जानते होंगे, ग्रह जब परिक्रमा लगाता है तो उसको किसी धुरी के माध्यम से क्या होता है, वो घूमना पड़ता है। जैसे कि पंखा को हम इस तरह से लटकाते हैं तो पंखा नीचे में इस तरह से घूमता है। ठीक, तो किसके सहारे घूमता है, बीच में ऐसे डंडी लगे रहते हैं ना, तो इस डंडी को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे धुरी। ठीक, और पंखा किसके सहारे घूमता है, धुरी के सहारे। इसी तरह से ग्रह भी क्या होता है, एक धुरी के सहारे क्या करता है, वो अपने कक्ष में घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, ग्रहों की भांति धुरी पर क्या होता है, अपने कक्ष में घूमते रहता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसकी चक्रण गति कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रण गति या कक्षीय गति भी कहते हैं। तो चक्रण गति अथवा कक्षीय गति करते हुए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन धारालोप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिस पर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करेंगे, हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक स्थापित करेंगे। ठीक, ये सब चीज़ आप चित्र के बारे में जान लिए। और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो क्या होता है, इसमें दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक, इस तरह से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो घूमते रहता है दक्षिणावर्त दिशा में, इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन का वेग v है, और यहाँ पे क्या है, इसका नाभिक होता है। ठीक, यहाँ पे इसकी त्रिज्या r है। तो r त्रिज्या से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश इलेक्ट्रॉन v वेग से क्या होता है, वो परिक्रमा लगाते रहता है। ठीक, तो चलिए इसका व्यंजक स्थापित करेंगे हम अब। तो व्यंजक मैं आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ से लिखना है। ठीक, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए लूप, ए क्षेत्रफल लिखेंगे, ए क्षेत्रफल वाली लूप, ए क्षेत्रफल वाले लूप पर धारा आई प्रवाहित हो रही। ठीक, धारा आई प्रवाहित हो रही है तो ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये होता है M=NIE। ठीक, मतलब इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक था, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, उसे आप बुक से देख लेंगे। उसमें m का वैल्यू क्या निकला है, NIA निकला है, जहाँ पे हम n को क्या कहते हैं, फेरों की संख्या, I को कहते हैं धारा, और A को कहते हैं उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे हमारा ये है μL।
ठीक। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा म्यू एल इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे हम फेरों की संख्या को नहीं लेंगे तो ये होगा आई इंटू ए, ठीक। इसको बगल में लिख लेना आप, इसे दे देता हूँ मैं समीकरण 1। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको फिर 2 लाइन क्या करना पड़ेगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा, वो भी चित्र के बारे में। जिस तरह से हम पिछला व्यंजक पढ़ते थे तो उसमें वर्णन लिखते थे, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको सीधे एक ही स्टेप में बना रहे हैं, ठीक। तो इसे समीकरण 1 देने के बाद यहाँ पे आप हिंदी में लिखेंगे, मैं इसको लिख दिया हूँ। तो क्या लिखे हैं देखिए, माना स्मॉल m द्रव्यमान तथा E आवेश का इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में v वेग से दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा कर रहा है, ठीक। तो देखिए चित्र में क्या लिखे हम, माना स्मॉल m द्रव्यमान का माइनस आवेश, ठीक, ये देखिए स्मॉल m द्रव्यमान का E आवेश, तो स्मॉल m द्रव्यमान का E आवेश नाभिक के चारों ओर, ठीक, ये नाभिक है, इसके चारों ओर, ठीक, नाभिक के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में क्या कर रहा है, वो दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा कर रहा है, ठीक। तो ये देखिए ये एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को क्या कहते हैं हम, आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो धारा बराबर क्या होता है, धारा आई, ठीक। लूप क्या होता है, जब हम लूप में धारा प्रवाहित करते हैं तभी तो वो विक्षेपित होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ये भी धारा लूप की तरह व्यवहार करता है। तो धारा आई बराबर होता है, धारा का परिभाषा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, ठीक। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम, धारा कहते हैं। तो ये धारा हो गया, और आवेश क्या है यहाँ पे, ई आवेश है, तो ये ई ले लेंगे हम, और टी को लेंगे हम कैपिटल टी, क्या लेंगे, कैपिटल टी, ठीक। कैपिटल टी को कहेंगे हम आवर्तकाल। तो ये आई इक्वल टू ई बटे टी, ठीक। तो एक चीज़ और जानते हैं हम, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यदि हम समय का मान निकालें तो समय यहाँ पे लाइए, तो ये होगा समय इक्वल टू, ये होगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर क्या मिला हमें, दूरी बटे चाल। तो यदि हम, चूंकि हम जानते हैं समय अर्थात आवर्तकाल ही लेंगे, टी इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए दूरी मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो एक चक्कर पूरा करते हैं तो क्या बनता है, वो वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, ठीक। यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँच गया, तो ये क्या बना, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि मतलब वो वृत्त की दूरी होती है, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो दूरी की जगह लिखेंगे हम 2πr। चाल कौन से वेग से, v वेग से गति कर रहा है, ठीक। तो चाल की जगह रखेंगे हम v। अब इसको मैं क्या करता हूँ, पलट देता हूँ, t को पलट देता हूँ, तो ये नीचे जाएगा, तो ये बनेगा 1/t। इसको भी पलट देता हूँ तो v ऊपर जाएगा, ठीक। मतलब दोनों पक्षों को क्या कर रहे हैं, हम पलट रहे हैं, 2πr नीचे में आएगा, तो ये 2πr। तो 1/t का मान क्या मिला हमें, ये मिला v/2πr। अब यहाँ देखिए E/t है, मतलब ये नीचे में t है, तो यहाँ पे हम e को छोड़ेंगे, ठीक। तो ये 1/t होगा, और 1/t के जो मान क्या है, देखिए v/2πr। तो इस मान को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक। इसे समीकरण 2 दे दूँ क्या, चलिए 2 दे देता हूँ। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक। तो t की जगह रखूँगा 1/t की जगह v/2πr, तो ये होगा I इक्वल टू ई तो रहेगा ही है, और ये होगा EV/2πr, EV/2πr। अब I का जो मान मिला है EV/2πr, I के मान को क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे। तो इस वृत्त को मिटा देता हूँ मैं, और इस सूत्र को भी मिटा देता हूँ, ठीक। आप लिख लेंगे इसको, क्या करेंगे हम, I का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 में I का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 में I की जगह क्या रखेंगे हम, EV/2πr। तो ये होगा म्यू एल इक्वल टू, I की जगह होगा EV/2πr, EV/2πr, ठीक। और ये A मतलब क्या होता है, A मतलब क्षेत्रफल होता है, ठीक। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r का स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r का स्क्वायर। तो A की जगह भी रखेंगे हम पाई r स्क्वायर, तो होगा पाई r का स्क्वायर,
ठीक, अब जो जो कट रहा है उसे हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ से पाई से एक पाई कटेगा और आर से एक आर कट जाएगा। तो म्यू एल इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा ई वी, एक आर बचा है, ई वी आर अपॉन 2। अब इसे दे देते हैं हम समीकरण 3। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे परिक्रमा कर रहा है। तो यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग स्मॉल एल हो तो, ठीक, यहाँ लिख लीजिए, यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक, स्मॉल एल हो तो कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग ये होता है, ठीक, कोणीय संवेग मान लीजिए ये कोणीय, ठीक है, आप बगल में लिखेंगे है, मैं इसको तुरंत मिटाऊंगा। कोणीय संवेग ये होता है आर पी साइन थीटा। हम क्या करें, इसके सदिश रूप में लेंगे तो होता है आर क्रॉस पी, क्योंकि साइन थीटा हटता है तो क्या लगता है, यहाँ पे क्रॉस लगता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग स्मॉल एल हो तो एल बराबर क्या होगा, आर क्रॉस पी। और पी को क्या कहते हैं हम, पी को कहते हैं संवेग। और पी क्या होता है, पी होता है संवेग, मतलब एम वी। तो संवेग का परिभाषा क्या निकलेगा, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम संवेग कहते हैं। तो ये होगा, पी के जगह रखेंगे हम आर एम वी, तो ये होगा एम आर एम वी, क्या होगा, आर एम वी। तो कोणीय संवेग होगा आर एम वी, ठीक, इसको मिटा रहा हूँ। तो L इक्वल टू मिलेगा हमें आर एम वी, यहाँ पे देखिए वी आर है, तो वी आर का वैल्यू निकालेंगे तो होगा L अपॉन एम इक्वल टू ये होगा वी आर। वी आर का वैल्यू क्या करूँगा, मैं समीकरण 3 में रखूँगा। तो समीकरण 3 से करके लिख देता हूँ मैं, समीकरण 3 से। तो वी आर की जगह रखूँगा L अपॉन एम, तो ये मिलेगा मुझे एम म्यू एल इक्वल टू ई अपॉन 2, और वी आर की जगह रखेंगे L अपॉन एम, तो ई एल अपॉन 2m, ठीक। अब यहाँ से आप एक काम करिए, L को पक्षांतर करिए तो होगा म्यू एल अपॉन एल, और ये E अपॉन 2m, ठीक। और E अपॉन 2m क्या है, एक नियतांक है, ठीक। और इस अनुपात को कहते हैं हम घूर्ण चुंबकीय अनुपात। यहाँ पे लिख लीजिए, इस अनुपात को घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। मतलब इस अनुपात को, हाँ, इस अनुपात को कहते हैं हम घूर्ण चुंबकीय अनुपात, ठीक। इसके जस्ट ऊपर वाले को मैं दे देता हूँ समीकरण 3 के बाद हम पहुँचेंगे इसमें 4 में। अब इसको आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए, यदि हमको इस समीकरण 4 का सदिश रूप पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, सदिश रूप। तो सदिश रूप इसका देखिए क्या होगा, ये होगा म्यू एल और ये वेक्टर ई अपॉन 2m, ई अपॉन 2m, ये ब्रैकेट में रहेगा, और एल क्या होगा, एल के ऊपर ये लगेगा वेक्टर। तो समीकरण 4 का सदिश रूप हमारा ये है, ठीक। यदि आपको म्यू एल का सदिश रूप पूछा जाएगा तो इसको यहाँ तक आप हल करेंगे। अभी हम इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात नहीं किए हैं, ठीक। उसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसके बाद से बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। उसे आप यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे या फिर चलिए मैं ही लिख देता हूँ उसको, इसके नीचे में लिख रहा हूँ। बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके बाद को मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, इस चित्र को यहाँ तक मिटा रहा हूँ, या फिर पूरा मिटा दूँ क्या इस चित्र को, ठीक, यहीं तक मिटा रहा हूँ इसको, ठीक। तो सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ठीक। अतः कोणीय संवेग मतलब L को क्या माने हैं हम, यहाँ पे देखिए कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग L, तो कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई, तो ये h और ये अपॉन में 2 पाई, ठीक।
कोणीय संवेग h/2 के पूर्ण गुणज, तो पूर्ण मतलब लेंगे हम n, ठीक। तो n को कहते हैं पूर्ण गुणज, जहां n का मान होगा 1 2 3 और ये डैश डैश डैश, ठीक। अब l के इस मान को क्या करेंगे हम यहाँ पे समीकरण 4 में रखेंगे। तो समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर, चलिए समीकरण 4 में मान रखिए l का मान, तो ये मिलेगा हमें म्यू l इक्वल टू E/2m, E/2m, ठीक। और l की जगह रखेंगे NH/2π, NH/2π, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो म्यू l इक्वल टू मिलेगा, n को अलग रखिए और इसको ब्रैकेट के अंदर में, तो ये होगा EH बट्टे 2 दूनी 4 और ये पाई m, 4 पाई m, इसे दे देते हैं हम समीकरण 5। समीकरण 5 देने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बोर मैग्नेटान, ठीक। क्या लिखेंगे? बोर मैग्नेटान, बोर मैग्नेटान, ठीक। चलिए बोर मैग्नेटान का परिभाषा आप लिख लीजिए यहाँ पे। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन से संलग्न कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बोर मैग्नेटान कहते हैं। इसे म्यू बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू बी। इस तरह से लिख लेंगे म्यू बी, आप यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये म्यू और ये बी, ठीक। तो बोर मैग्नेटान को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? म्यू बी से। तो लिख लिए परिभाषा, अर्थात बोर मैग्नेटान का परिभाषा क्या बोल रहा है? मतलब हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष में, ठीक। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष में यदि कोई इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है तो उससे संलग्न कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों को क्या कहते हैं? हम बोर मैग्नेटान कहते हैं। तो बोर मैग्नेटान हम कैसे दर्शाते हैं? म्यू बी से। तो बोर मैग्नेटान के बाद मैं क्या करूँगा? n बराबर 1 रखूँगा, ठीक। परिभाषा लिखने के बाद यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, ठीक। n बराबर 1 रखने पर कक्षीय द्विध्रुव आघूर्ण का न्यूनतम मान प्राप्त होता है। तो n बराबर 1 रखेंगे हम समीकरण 5 में। जब n बराबर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बोर मैग्नेटान बन जाएगा। बोर मैग्नेटान अर्थात म्यू बी। तो म्यू बी इक्वल टू ये होगा, n बराबर 1 रखेंगे तो ये छूट जाएगा, तो होगा EH/4πm, EH/4πm। इसे देते हैं हम समीकरण 6। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है ये समीकरण 5 व 6 से, ध्यान दीजिए समीकरण 5 व 6 से, ठीक। EH/4πm, EH/4πm की जगह पुनः हम क्या रखेंगे? म्यू बी रखेंगे, तो ये होगा n इंटू म्यू बी, ठीक। इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे इतने में आ जाएगा। तो समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से, ठीक। तो समीकरण 5 व 6 से ध्यान दीजिए, ठीक। EH/4πm, EH/4πm की जगह क्या रखेंगे? हम म्यू बी रखेंगे। तो म्यू एल इक्वल टू मिलेगा हमें, म्यू एल इक्वल टू मिलेगा हमें, ठीक। सामने में क्या देखिए, समीकरण 5 में n है, तो ये n, और EH/4πm की जगह क्या रखेंगे? हम म्यू बी रखेंगे, तो ये होगा n इंटू म्यू बी। और इसी समीकरण को कहते हैं हम कक्षीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। कक्षीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए ये क्या है? अभिष्ट व्यंजक है। इसके नीचे में मैं लिख देता हूँ, यही कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक है, ठीक। तो इस तरह से ये जो व्यंजक है अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कंप्लीट होता है। ये व्यंजक थोड़ा लंबा है, इसे आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा, और हो सके तो आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके देखेंगे और इसे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, उसके बाद इसे अच्छे से समझेंगे, फिर बिना देखे रफ कॉपी में इसे बनाकर देखेंगे। इस तरह से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।